गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मृति स्टडी कैंपस। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार बोर्ड की क्लास 10th के इंग्लिश सब्जेक्ट का चैप्टर 4। ठीक है, चैप्टर 1, 2, 3 ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 4, जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है व्हाट इज़ रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स। और ये किनके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है बाय सत्यजीत रे। ठीक है, देखते हैं चैप्टर में क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सत्यजीत रे बॉर्न ऑन May 2, 1921। सत्यजीत रे का जन्म कब हुआ था, तो 2 मई को 1921 यानी 1921 को उनका जन्म हुआ था। ठीक है, उसके बाद क्या है, वॉज वेल नोन फिल्म डायरेक्टर ऑफ इंडिया। और वो एक बहुत ही फेमस, वेल नोन का मतलब होता है जाने माने, है ना। तो वो एक बहुत ही जाने माने फिल्म डायरेक्टर थे, कहाँ के, इंडिया के। तो वो एक इंडियन फिल्म डायरेक्टर थे। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ही अर्नड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन फॉर हिज टैलेंट इन फिल्म मेकिंग एंड डायरेक्शन। और उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर अपनी एक पहचान बनाई थी अपने टैलेंट के बलबूते पे। उनका टैलेंट क्या था, तो उनका टैलेंट था फिल्म मेकिंग एंड डायरेक्शन। ठीक है, फिल्म मेकिंग और डायरेक्शन के बलबूते पे उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे अपनी एक पहचान बनाई थी। उसके बाद क्या है, बेस्ट नोन फॉर हिज पत्थर पांचाली, अपराजितो, चारुलता एंड शतरंज के खिलाड़ी। उनके कुछ फेमस वर्क के नाम दिए गए हैं। ठीक है, क्या क्या है उनके फेमस वर्क के नाम, अपराजितो, चारुलता, शतरंज के खिलाड़ी, पत्थर पांचाली। ठीक है, यहाँ पे साइड में मैंने कुछ उनके वर्क्स लिखे हैं, बट मैंने उसमें एक वर्क मिस कर दिया है लिखना। ठीक है, तो वो कौन सा है, वो है चारुलता। चारुलता आप लोगों को ध्यान देना है, यहाँ पे एक ऐड होगा चारुलता। ठीक है, वहाँ मैं भूल गई लिखने के लिए। जो भी वर्ड्स मैंने साइड में लिखे हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको उसमें ध्यान देना है, क्योंकि उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत अच्छे वाले बनेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, ही वन अवार्ड्स एट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन वेनिस, कांस एंड बर्लिन। और उनको इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड भी मिला था, कहाँ कहाँ पे, वेनिस, कांस एंड बर्लिन। वो भी मैंने साइड में लिख दिया है, वो भी आपको याद करना है। ठीक है, ये सारे ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सब्जेक्टिव के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। उनको कहाँ कहाँ पे अवार्ड मिला था इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का, तो उनको मिला था वेनिस में, कांस और बर्लिन में। ठीक है, रे यूज टू कंपोज म्यूजिक फॉर हिज ओन फिल्म। जो सत्यजीत रे थे वो फिल्म डायरेक्टर थे। ठीक है, तो वो मूवीज़ जो बनाते थे उनके लिए वो म्यूज़िक खुद ही कंपोज किया करते थे, वो गाने भी खुद ही बनाते थे। ही वॉज ऑल्सो अ स्टोरी राइटर, और वो एक स्टोरी राइटर भी थे, इलस्ट्रेटर भी थे एंड बुक डिज़ाइनर भी थे वो। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कन्फर्ड ऑन हिम एंड ऑनररी डॉक्टरेट डिग्री। उन्होंने अपनी डॉक्टरेट की डिग्री कहाँ से ली थी, एक बहुत ही ऑनरेबल यूनिवर्सिटी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि लंदन में है। ठीक है, वहाँ से उन्होंने अपनी डॉक्टरेट की डिग्री ली, एन ऑनर विच वेरी फ्यू पीपल हैव रिसीव्ड। और ये एक बहुत ही ऑनरेबल यूनिवर्सिटी है जिसे बहुत ही कम लोगों को डॉक्टरेट की डिग्री मिलती है, और वहाँ से उन्होंने अपने डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की है, किसने, सत्यजीत रे ने। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, इन द प्रेजेंट एसे टेकन फ्रॉम हिज बुक आवर फिल्म देयर फिल्म्स। ये जो चैप्टर है जिसका नाम है व्हाट इज़ रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स, ये एक बुक से लिया गया है। ठीक है, ये एक एसे है और एक बुक से लिया गया है, जिसे किसने लिखा है, सत्यजीत रे ने। और इस बुक का क्या नाम है, आवर फिल्म देयर फिल्म, है ना, मतलब हमारी फिल्में और उनकी फिल्में, ऐसा इसका नाम है। साइड में मैंने लिख दिया है कि ये जो चैप्टर है वो एक एसे है जो उनके बुक से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ही एग्जामिन्स द नेचर ऑफ आवर फिल्म्स एंड पॉइंट आउट देयर डिफेक्ट। और वो क्या करते हैं, हमारी जो इंडियन फिल्म्स है, ठीक है, उसको वो एग्जामिन करते हैं और उसके जो डिफेक्ट्स हैं, मतलब उसमें जो कमियां और खामियां हैं, वो उसको पॉइंट आउट करते हैं। और वो हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि देखो ये कमियां हैं इंडियन फिल्म्स में, तो इन सारी कमियों को हम लोगों को ठीक करना है। ठीक है, ही एक्सट्रीमली क्रिटिकल ऑफ द क्वालिटी ऑफ आवर फिल्म
मेकिंग, डायरेक्शन एज वेल एज कंटेंट। और वो हमारा जो मतलब हमारा जो इंडियन फिल्म्स है उसका मेकिंग, डायरेक्शन और कंटेंट को लेके वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस है और वो उसकी क्वालिटी पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चैप्टर, ये पैरा जो है यहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट पैरा में हम लोग जाते हैं, नेक्स्ट पेज में जाते हैं। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने साइड में लिख रखी हैं, आप देख सकते हो। उसके बाद हम लोगों को क्या लिख पढ़ना है, यहाँ से अब चैप्टर शुरू हो रहा है। ठीक है, वहाँ तक तो हम लोगों को राइटर के बारे में पता चला पूरा यहाँ तक, और यहाँ से अब चैप्टर शुरू हो रहा है। तो क्या लिखा है, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेनोमेना ऑफ आवर टाइम हैज़ बीन द डेवलपमेंट ऑफ द सिनेमा। और वो क्या बता रहे हैं, हमारे टाइम के, मतलब वो अपने टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। कौन, सत्यजीत रे, है ना, वो अपने टाइम के बारे में बात कर रहे हैं और वो हम लोगों को बता रहे हैं कि एक बहुत ही सिग्निफिकेंट का आप इम्पॉर्टेंट बोल सकते हो। ठीक है, फेनोमेना का मतलब होता है घटना, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट घटना घटी हमारे टाइम की। और उसमें क्या हुआ, किससे रिलेटेड था वो घटना, सिनेमा से रिलेटेड था, इंडियन सिनेमा से। ठीक है, फ्रॉम अ टर्न ऑफ द सेंचुरी मैकेनिकल टॉय इनटू द सेंचुरीज मोस्ट पोटेंट एंड वर्सेटाइल आर्ट फॉर्म। और वो हम लोगों को क्या बता रहे हैं कि एक सेंचुरी बिल्कुल टर्न हो गया मानो, और क्या हुआ, सिनेमा को जिसको एक मैकेनिकल टॉय, मतलब आप बोल सकते हो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का साधन के रूप में लिया जाता था, वो अब क्या बन चुका है, वो एक बहुत ही वर्सेटाइल आर्ट फॉर्म बन चुका है। वर्सेटाइल आर्ट फॉर्म का मतलब होता है एक बहुत ही ज़्यादा विख्यात, है ना, और वो एक आप बोल सकते हो एक बिजनेस के रूप में लोग अब उसको देखने लगे हैं। पहले जो सिनेमा था उसको सिर्फ लोग एंटरटेनमेंट के फॉर्म में देखते थे, बट अब क्या टर्न हो गया है कि वो एक बहुत ही वर्सेटाइल फॉर्म ऑफ आर्ट में चेंज हो गया है। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने लिख दिया है। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में क्या लिखा हुआ है, टुडे द सिनेमा कमांड्स द रिस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू एनी अदर फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन। और सत्यजीत रे क्या बोल रहे हैं कि आज का जो समय है, आज का समय मतलब अभी का नहीं, ठीक है, वो अपने टाइम के बारे में बात कर रहे हैं कि आज का जो समय है उसमें सिनेमा को बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाने लगा है, जैसा किसी भी अदर आर्ट फॉर्म्स को दिया जाता है, क्रिएटिव आर्ट फॉर्म्स को दिया जाता है, वैसा ही रिस्पेक्ट और इम्पोर्टेंस अब इंडियन सिनेमा को भी मिलने लगा है। कहाँ पर, इंडिया में। ठीक है, इट कंबाइंस अ वेरियस मेजर ऑफ द फंक्शन ऑफ पोएट्री, म्यूजिक, पेंटिंग, ड्रामा, आर्किटेक्ट एंड अ होस्ट ऑफ अदर आर्ट्स, मेजर एंड माइनर। और वो हम लोगों को क्या बता रहे हैं कि जो इंडियन फिल्म्स हैं वो किन किन चीज़ों को अपने साथ जोड़ने लगा है, किन किन चीज़ों को, तो पोइट्री को, म्यूज़िक को, पेंटिंग को। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी, पोइट्री, म्यूज़िक वगैरह। यहाँ पे आप देखोगे पोइट्री, म्यूज़िक, आर्किटेक्ट, ये सब को अब इंडियन सिनेमा से जोड़ने लगा है। ठीक है लोग। और उसके बाद क्या है, इट ऑल्सो कंबाइंस कोल्ड लॉजिक ऑफ साइंस। और यहाँ पे अब साइंस के जो लॉजिक है, साइंस की भी बातों को सिनेमा से जोड़ा जाने लगा है। ये सारी बातें कौन बोल रहे हैं, तो सत्यजीत रे बोल रहे हैं हम लोगों को कि अभी के टाइम का जो सिनेमा है वो बहुत अलग हो चुका है, और अभी वो पोएट्री, म्यूज़िक, आर्किटेक्ट और जो साइंस की चीज़ें हैं वो सबको मूवीज़ से जोड़ी जाने लगी हैं। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में क्या है, इंडिया टुक अप फिल्म प्रोडक्शन सरप्राइजिंगली अर्ली। और वो बोलते हैं कि इंडिया ने, हिंदुस्तान ने फिल्में बनाना बहुत ही जल्दी शुरू कर दिया, मतलब प्रोड्यूस करना। ठीक है ना, प्रोड्यूस मतलब बनाना, फिल्मों को बनाना इंडिया ने बहुत ही जल्दी शुरू कर दिया। और उन्होंने यहाँ पे सरप्राइजिंगली क्यों बोला है, तो सरप्राइजिंगली इसलिए बोला है क्योंकि इंडिया जो उस टाइम पे था, यहाँ पे अभी आप 1907 में इंडिया का फर्स्ट शॉर्ट फिल्म आया था और 1913 में फर्स्ट फीचर फिल्म। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी है क्योंकि उस टाइम पे इंडिया इंडिपेंडेंट भी नहीं हुआ था, अंग्रेज़ों का ही शासन था यहाँ पे। तो वो बोल रहे हैं कि वैसे इंडिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ कंट्री ऐसा बोला जाता है। ठीक है, कि वो बहुत ही ज़्यादा पीछे है, और उस टाइम पे तो और भी ज़्यादा पीछे था। तो वही वो बोलना चाह रहे हैं कि इंडिया हर चीज़ों में काफ़ी पीछे था, लेकिन ये सरप्राइज़ का बात है कि वो फिल्म प्रोडक्शन में बहुत ही जल्दी उसने शुरू कर दिया फिल्में बनाना। उसके बाद क्या है, द फर्स्ट शॉर्ट फिल्म वॉज प्रोड्यूस्ड इन 1907। जो पहला शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूस किया गया था कब, 1907 में।
उसके बाद क्या है, एंड द फर्स्ट फीचर फिल्म कब शूट हुआ था, 1913 में, जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र, ठीक है, जो एक म्यूट फिल्म थी, मतलब उसमें साउंड भी नहीं था, सिर्फ वो एक ब्लैक एंड वाइट मूवी था और उसमें सिर्फ एक्शंस दिखाए जाते थे, साउंड बिल्कुल भी नहीं था। जैसे कि आपने मिस्टर बीन के एपिसोड्स अगर देखे होंगे तो आपको पता होगा कि वो बिल्कुल भी साउंड्स वगैरह नहीं देते हैं, तो वैसा ही ये फर्स्ट मूवी था जिसमें साउंड नहीं था, और ये मूवी जो था वो 40 मिनट कुछ सेकंड का था, ठीक है। और ये इसको इंडिया का फर्स्ट मूवी भी बोला जाता है, क्योंकि जो पहला वाला था वो बहुत छोटा था, शॉर्ट मूवी था वो, बट जो फर्स्ट फीचर फिल्म था वो कौन सा था, राजा हरिश्चंद्र, ठीक है। बाय द 20th इट हैड रीच्ड द स्टेटस ऑफ बिग बिजनेस, ठीक है। और वो सत्यजीत रे हम लोगों को क्या बोल रहे हैं कि 20th सेंचुरी है ना, मतलब 1920 आते आते जो इंडिया का जो फिल्म इंडस्ट्री था वो एक बहुत ही बड़ा बिजनेस में टर्न हो गया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इट इज़ ईजी टू टेल दैट the world that film production in India is quantitatively second only to हॉलीवुड, है ना। और सत्यजीत रे हम लोगों को क्या बोल रहे हैं कि ये पूरे वर्ल्ड को बताना कि हॉलीवुड के बाद सेकंड नंबर बॉलीवुड का है, किसमें, क्वांटिटी में, है ना, कि अगर 100 फिल्में हॉलीवुड ने बनाई है तो 70 फिल्में बॉलीवुड ने बनाई है, ऐसा बोलने का मतलब है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि क्वांटिटी के हिसाब से अगर हम लोग बोलें तो हॉलीवुड का बाद सेकंड नंबर बॉलीवुड का आता है, ठीक है। फॉर दैट इट इज़ स्टैटिस्टिकल फैक्ट, क्योंकि ये एक स्टैटिस्टिकल फैक्ट है। स्टैटिस्टिकल फैक्ट का मतलब होता है संख्यात्मक तत्व, ठीक है, संख्या के अकॉर्डिंग, नंबर्स के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बोलें तो हॉलीवुड के बाद सेकेंड नंबर बॉलीवुड का आता है। बट कैन द सेम बी सेड टू इट्स क्वालिटी, लेकिन वो यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, ठीक है। वो क्या क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि माना कि जो सेकंड नंबर पे आ रहा है, नंबर्स पे अगर हम लोग बोले तो हॉलीवुड के बाद बॉलीवुड आ रहा है, लेकिन क्या क्वालिटी के हिसाब से अगर हम लोग बोले तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि हॉलीवुड के बाद बॉलीवुड है, वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। वाई आर आवर फिल्म्स नॉट शॉन अब्रॉड, और यहाँ पे भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा है क्या कि हमारी फिल्मों को अब्रॉड में क्यों नहीं दिखाया जाता है। अब्रॉड का मतलब होता है बाहर देश, ठीक है, इंडिया से बाहर के देशों में हमारी इंडियन मूवीज़ को क्यों नहीं दिखाया जाता है। इज इट सोनली बिकॉज द इंडियन ऑफर अ पोटेंशियल मार्केट फॉर हर ओन प्रोडक्ट्स, क्या ऐसा है कि इंडियन जो मूवी है, इंडियन सिनेमा जो है वो ऐसा कंटेंट बना रहा है कि जिसका पोटेंशियल सिर्फ इंडियन मार्केट में है, कि उसमें सिर्फ इतनी कैपेसिटी है कि वो सिर्फ इंडियन मार्केट में ही चले और अब्रॉड में ना चले, क्या उनका कंटेंट ऐसा है कि वो सिर्फ इंडिया के लिए ही है, ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। और आर वी जस्ट प्लेन अशेम्ड ऑफ आवर फिल्म्स, और उन्होंने क्या बोला है, या फिर ऐसा है कि हम लोगों को अपनी फिल्मों को बाहर के देशों में दिखाने में शर्म आती है, क्या ऐसा है। नेक्स्ट पैरा में फिर क्या है, to anyone familiar with relative standards of the best foreign and Indian films, the answer must come easily। उसके बाद वो क्या लिखते हैं कि अगर कोई भी ऐसा इंसान, ठीक है, कोई भी हम लोग एक ऐसा इंसान को लाएं और अगर हम लोग उससे, जिसने क्या देखा है, जिसने हॉलीवुड की मूवीज़ भी देखी हैं और बॉलीवुड की मूवीज़ भी देखी हैं, तो अगर हम उनसे पूछेंगे कि आप बता सकते हो कि ऐसा क्यों है, तो वो जो आंसर है वो बहुत इजीली मिल जाएगा हम लोगों को, ठीक है। और कहीं ना कहीं हम लोगों को इसका आंसर पता भी है कि ऐसा क्यों है। लेट अस फेस द ट्रुथ, हम लोगों को सच्चाई से मुंह नहीं फेरना चाहिए, हम लोग को सच्चाई का सामना करना चाहिए, ठीक है। There has yet been no Indian films which could be acclaimed on all counts where other countries have achieved. We have only attempted, and that too not always with honesty। और वो यहाँ पे ये लिख रहे हैं कि अभी जो जितने भी कंट्रीज़ है उन्होंने सिनेमा को लेकर जो चीज़ें अचीव कर ली है, इंडिया अभी सिर्फ ट्राई कर रहा है, ठीक है। ये कब की बात बोल रहे हैं, वो अपने टाइम की बात बोल रहे हैं, अभी की टाइम की बात नहीं बोल रहे हैं ना, 1920s के बारे में वो बोल रहे हैं कि जिस टाइम पे जो हमारे अदर कंट्रीज़ हैं उन्होंने जो चीज़ें अचीव कर ली है, इंडिया अभी सिर्फ अटेम्प्ट कर रहा है, मतलब वो सिर्फ ट्राई कर रहा है, वो भी ऑनेस्टी के साथ नहीं है, ठीक है। क्या लिखा है, नॉट ऑलवेज विथ ऑनेस्टी, और वो भी पूरी ईमानदारी के साथ वो अटेम्प्ट नहीं कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में क्या है,
नो डाउट दिस लैक ऑफ मेच्योरिटी कैन बी अट्रीब्यूटेड टू सेवरल फैक्टर्स। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंडिया को में जो है उतनी मैच्योरिटी नहीं है। लैक का मतलब होता है कमी, है ना। मैच्योरिटी का कमी है, या तो टेक्नोलॉजी का कमी है, या तो फिर उतना इन्फॉर्मेशन नहीं है, इन्फॉर्मेशन का कमी है, ठीक है। इसके कारण से जो ये सारी चीज़ें हैं वो हो रही है। उसके बाद जो लाइंस दी गई हैं उसमें आपको ये समझना होगा कि लोग एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं ना, कि जब भी आप उनसे जाके पूछोगे कि इंडियन जो फिल्म्स है वो अच्छे से क्यों नहीं चल रही हैं, वो अच्छा क्यों नहीं बना पा रहे हो आप लोग, तो वो लोग अपने ऊपर इल्ज़ाम ना लेकर एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे और एक दूसरे को ब्लेम करेंगे, ठीक है। द प्रोड्यूसर विल टेल यू अबाउट द मिस्टीरियस एंटिटी द मास विच गोज़ इन फॉर दिस शॉर्ट ऑफ थिंग। अगर आप प्रोड्यूसर से जाकर पूछोगे कि मूवी अच्छा क्यों नहीं बन रहा है इंडिया का, तो वो मिस्टीरियस चीज़ों पर इल्ज़ाम लगाएगा, है ना, अजीब अजीब सी चीज़ों पे कि ऐसा था वैसा था, ठीक है। ऐसी चीज़ों को वो बोले ब्लेम करेगा। द टेक्नीशियन विल ब्लेम द टूल्स एंड द डायरेक्टर विल हैव मच टू से अबाउट द वंडरफुल थिंग्स ही हैड इन माइंड बट कुड नॉट अचीव बिकॉज ऑफ द कंडीशंस। अगर आप टेक्नीशियन से पूछोगे, मतलब जो कैमरा मैन है, जो लाइट मैन है, उनसे अगर आप पूछोगे कि मूवी अच्छी क्यों नहीं बन रही है, इंडियन मूवीज़ अच्छी क्यों नहीं बन रही है, तो वो बोलेंगे कि हमारे पास टूल्स अच्छे नहीं है, हमारे पास अच्छा कैमरा नहीं है, अच्छा लाइट नहीं है, अच्छा मशीन्स नहीं है, वो ऐसी ऐसी बातें बोलेगा। और अगर आप डायरेक्टर से पूछोगे तो जो डायरेक्टर है वो बोलेगा कि मेरे दिमाग में तो बहुत अच्छी अच्छी बातें थी कि मैं ऐसा करूं वैसा करूं, लेकिन हमारा इंडियन का कंडीशन ही ऐसा है, इंडिया का कंडीशन ही ऐसा है कि मैं नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? टेक्नोलॉजी नहीं है ना। ये सारी बातों को वो ब्लेम करेगा। नेक्स्ट पैरा में क्या है? इन इंडिया it would seem that the fundamental concept of a coherent dramatic pattern existing in time was generally misunderstood. वो बोल रहे हैं सत्यजीत रे कि अगर आप इंडिया को देखोगे, वो जिस तरीके की मूवीज़ को बना रहा है, तो ऐसा लगेगा कि मानो वो समझ नहीं पाया है कि मूवीज़ का क्या फंक्शन होता है, क्या काम होता है ना। उसमें कैसी कैसी कंटेंट होनी चाहिए, क्या कंटेंट होनी चाहिए, ये इंडिया अच्छे से समझ नहीं पाया है। वो सिनेमा का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ नहीं पाया है, या तो वो मिसअंडरस्टूड कर लिया है, मतलब वो कुछ गलत समझ लिया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में क्या है? ऑफ्टन बाय अ क्वियर प्रोसेस ऑफ रीजनिंग मूवमेंट वॉज इक्वेटेड विथ एक्शन एंड एक्शन विथ मेलोड्रामा। और वो क्या बोल रहे हैं कि मूवीज़ में अगर मैं देखूं इंडियन सिनेमा की मूवीज़ को, तो मुझे क्या पता चलेगा कि जहाँ पे मेलोड्रामा हर चीज़ में है ना। अगर लड़ाई हो रही है तो उसमें भी मेलोड्रामा है, कुछ सीरियस सीन चल रहा है तो उसमें भी मेलोड्रामा है। जिस तरीके की चीज़ें नॉर्मली होनी चाहिए उस तरीके की चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। जैसे अगर आप हॉलीवुड की मूवीज़ को देखोगे तो आपको देखकर लगेगा कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा कोई इंसान कर सकता है। बट अगर आप बॉलीवुड की मूवीज़ को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है ना, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। और वैसी वैसी चीज़ें जो हैं इंडियन सिनेमा लोगों को दिखा रहा है। The analogy with music failed in our case because Indian music is largely improvisational, है ना। और वो क्या बोल रहे हैं कि म्यूज़िक जो है वो भी फेल कर जाता है, क्योंकि इंडियंस जो है वो क्या ट्राई करते हैं कि जैसा भी सिचुएशन चल रहा है, ठीक है, जैसा सिचुएशन चल रहा है वो उसी सिचुएशन के हिसाब से म्यूज़िक को इम्प्रोवाइज़ करते हैं। वो अच्छा म्यूज़िक पे ध्यान ना देकर वो सिचुएशन पे म्यूज़िक इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा सिचुएशन चल रहा है तो हम लोगों को ऐसा म्यूज़िक देना है, और इसी वजह से जो म्यूज़िक है वो भी फेल कर जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या है नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट पेज में लिखा हुआ है। Almost every passing phase of American cinema has had its repercussion of the Indian films. और वो क्या बोल रहा है, जैसे ही मतलब नेक्स्ट फेज़ आते जा रहा है अमेरिकन सिनेमा का, ठीक है। अमेरिकन सिनेमा टाइम टू टाइम वो अपने आप को इम्प्रोवाइज़ करते जा रहा है, अपने आप को और अच्छा बनाते जा रहा है, जबकि और वो क्या कर रहा है, इंडियंस को और भी बड़ा एक चैलेंज दे रहा है, ठीक है। चैलेंज या तो मतलब एक बहुत ही अजीब सा प्रभाव डाल रहा है किस पे, इंडियन फिल्म्स पे।
क्यों? क्योंकि जो अमेरिकन मूवीज़ है वो काफ़ी अच्छी चल रही है, काफ़ी अच्छा कर रही है, तो वो एक प्रभाव डाल रही है इंडियन फिल्म्स पे। स्टोरीज हैव बीन रिटन बेस्ड ऑन हॉलीवुड सक्सेस एंड द क्लीशे प्रिजर्व्ड विथ केयर। और यहाँ पे सत्यजीत रे क्या लिख रहे हैं कि जो हॉलीवुड की मूवीज़ हैं जो अच्छा मतलब चल चुकी हैं, वो उन्हीं स्टोरीज़ को कॉपी कर रहे हैं। कौन? इंडियन सिनेमा। इंडियन सिनेमा हॉलीवुड की सक्सेसफुल जो फिल्म्स है उन्हीं की स्टोरीज़ को कॉपी कर रहा है, या तो वो क्या कर रहा है, जो क्लीशे, क्लीशे का मतलब होता है घिसी पिटी चीज़ें, जो सास बहू बेटे का जो ड्रामा है अगर अच्छा चल रहा है तो उसी को वो हर मूवीज़ में दिखाते जा रहे हैं। तो वही सत्यजीत रे बोलना चाह रहे हैं कि जो इंडियन सिनेमा है या तो वो कहीं से कॉपी कर रहा है या तो फिर वो एक ही घिसा पिटा चीज लोगों को दिखाते जा रहा है। ठीक है। इवन वेयर द स्टोरी हैज बीन अ जेन्युइनली इंडियन वन, द बैकग्राउंड म्यूजिक हैज रिवील्ड एन इरिप्रेसिबल पेंशेंट फॉर द जैज ईडीएम। और अगर जो स्टोरी है वो पूरी तरीके से इंडियन है और अच्छा स्टोरी है तो उसमें ऐसा म्यूज़िक डाल दिया जाएगा जो बिल्कुल भी वहाँ पे सूट नहीं कर रहा है ना। जैज़ ईडीएम, ईडीएम का मतलब होता है मुहावरा, और जैज़ को आप बोल सकते हो फॉरेन म्यूज़िक। ठीक है। जो फॉरेन तरीके के म्यूज़िक हैं वो सब इसमें डाल दिया जा रहा है, तो वो अच्छे से सूट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट पैरा में क्या लिखा हुआ है? इट शुड बी रियलाइज्ड दैट द एवरेज अमेरिकन फिल्म इज़ अ बैड मॉडल। और वो क्या बोल रहे हैं कि ये रियलाइज़ करना चाहिए कि जो अमेरिकन फिल्म है वो एक बैड मॉडल है। किनके लिए? इंडियन ऑडियंस के लिए अमेरिकन फिल्म्स एक बैड मॉडल है। इफ़ ओनली बिकॉज इट डिपिक्ट्स द वे ऑफ लाइफ सो अटरली एट वेरियंस विद आवर ओन। ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका का जो लाइफस्टाइल है वो बहुत अलग है, और वहाँ की जो मूवीज़ हैं वो अमेरिका का लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं, और उसके मुकाबले अमेरिका के मुकाबले जो इंडिया का जो लाइफस्टाइल है वो बहुत अलग है। तो अगर हम लोग अमेरिकन मूवीज़ की तरह ही इंडिया के ऑडियंस को दिखाएंगे तो वो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका का कल्चर और इंडिया का कल्चर बहुत ज़्यादा अलग है। ठीक है। इसीलिए जो अमेरिकन फिल्म्स हैं वो इंडियन ऑडियंस के लिए एक बैड मॉडल है। और लोग क्या कर रहे हैं? वही अमेरिकन फिल्म्स को ही कॉपी करके इंडिया में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया का तो अपना कोई एसेंस रहता ही नहीं है उसमें। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? मोर ओवर द हाई टेक्निकल पॉलिश विच इज़ द हॉलमार्क ऑफ द स्टैंडर्ड हॉलीवुड फिल्म। और वो क्या बोल रहे हैं? जो हाई पॉलिश का मतलब होता है बहुत अच्छा क्वालिटी का, बिल्कुल सब कुछ A1 है ना, एनिमेशन हो या तो फिर उनका कैमरा हो, उनका लाइट हो, जो कुछ भी है उनका टेक्निकल, वो सब बहुत अच्छा है। ठीक है। स्टैंडर्ड लेवल सेट करता है कौन? हॉलीवुड। वुड बी इम्पॉसिबल टू अचीव अंडर एग्जिस्टिंग इंडियन कंडीशन। और वो क्या बोल रहे हैं? वैसा जो उनका क्वालिटी है, उनका जो हॉलमार्क स्टैंडर्ड उन्होंने जो सेट कर दिया है उसको अचीव करना इंडियंस के लिए बहुत ही मतलब इम्पॉसिबल है। ठीक है। क्यों? क्योंकि इंडिया का कंडीशन अभी उतना अच्छा नहीं है। What the Indian cinema needs today is not more gloss। और वो क्या बोल रहे हैं? इंडियन सिनेमा को ग्लॉस का ज़रूरत नहीं है। मतलब यहाँ पे जो बात हुआ कि जो हॉलीवुड में जो पॉलिश है, मतलब जो उनका जो क्वालिटी है फिल्म का, जो मतलब अच्छे कैमरास उन्होंने यूज़ किए हैं, वो सब के बारे में वो बोल रहे हैं कि हम लोगों को इंडियन सिनेमा को उसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। हम लोगों को उतनी चमक धमक की कोई ज़रूरत नहीं है, बट लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए? मोर इमेजिनेशन, मोर इंटीग्रिटी एंड द मोर इंटेलिजेंट अप्रिसिएशन। वो क्या बोल रहे हैं हम लोगों को कि इंडियन सिनेमा को ज़्यादा इमेजिनेशन की ज़रूरत है, लाइट वाइट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, चमक धमक की ज़रूरत नहीं है, मोर इमेजिनेशन की ज़रूरत है, इंटीग्रिटी की ज़रूरत है, इंटेलिजेंस की ज़रूरत है, ताकि हम अपने ही कुछ अच्छी तरीके की मूवीज़ बना सकें, है ना। उसके बाद क्या है? नेक्स्ट पैरा में हम लोग देखेंगे, आफ्टर ऑल वी डू पोजेस अ प्राइमरी टूल ऑफ फिल्म मेकिंग। और हम लोगों के पास प्राइमरी टूल्स हैं, है ना। जितनी भी टूल्स की ज़रूरत होती है एक अच्छी फिल्म को बनाने के लिए, हमारे पास उतने टूल्स हैं। द कंप्लेंट ऑफ द टेक्नीशियन नॉट विथ स्टैंडिंग मैकेनिकल डिवाइसेस सच एज द क्रेन शॉट एंड द प्रोसेस शॉट आर यूज़फुल। लेकिन फिर भी जो टेक्नीशियन है वो क्या कंप्लेन कर रहा है कि हमारे पास उतना अच्छा मशीनिकल डिवाइस नहीं है, हमारे पास क्रेन नहीं है, ताकि एक क्रेन शॉट होता है जो चलता हुआ
एक मशीन होता है जिसके ऊपर कैमरा लगा होता है, ठीक है। तो वो बोल रहा है हमारे पास क्रेन नहीं है, हमारे पास अच्छे से कैमरा नहीं है, लाइट नहीं है, ये वो को लेकर वो जो टेक्नीशियन है वो कंप्लेन करता है। बट वाई नो मीन्स डिस्पेंसिबल। What our cinema needs above everything else is a style, an idiom, a sort of iconography of cinema which would be uniquely and recognizably Indian। तो सत्यजीत रे क्या बोल रहे हैं कि हम लोगों को इन सारी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोगों को नहीं चाहिए कि अच्छा कैमरा हो, अच्छा लाइट हो, ये हो वो हो। इंडियन सिनेमा को अभी सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है, तो उनके अपने एक स्टाइल की, है ना, अपना एक ईडियम, अपना उनका एक एसेंस हो उस मूवी में कि अगर लोग देखें तो वो बोले कि ये ज़रूर इंडियन मूवी है, ठीक है। तो वो यही बोलना चाह रहे हैं कि हम लोगों को किसी भी तरीके की चमक धमक की या अच्छे टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत तो है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर भी हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं और जो चीज़ें हमारे पास हैं हम उसी से एक बहुत ही अच्छा मूवी बना सकते हैं। ये सारी बातें कौन बोल रहे हैं, तो सत्यजीत रे बोल रहे हैं। और वो हम लोगों को समझाना चाहते हैं कि हम लोगों को ज़रूरत नहीं है बहुत अच्छे कैमरास की, हम लोगों को बस ज़रूरत है कि हम थोड़ा अपना दिमाग लगाएं और ऐसा कंटेंट बनाएं जो पूरी तरीके से इंडियन हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में क्या लिखा हुआ है, The majority of our films are replete with such visual dissonance। replete का मतलब होता है भरपूर और dissonance का मतलब होता है मतभेद। और अभी की जो उस टाइम के बारे में ही बात कर रहे हैं सत्यजीत रे कि जो मूवीज़ ऐसी बन रही हैं जिसमें से majority of the movies ऐसी हैं कि जिसमें मतभेद है बहुत ज़्यादा, है ना, जो इंडियन सोसाइटी के लिए से रिलेट नहीं कर पा रही हैं। But the truly Indian films should steer clear of such inconsistency and look for its material in the more basic aspect of Indian life। लेकिन अगर हम लोगों को एक पूरी तरीके से इंडियन फिल्म बनानी है, एक सक्सेसफुल इंडियन फिल्म्स बनानी है, तो हम लोगों को इस मतभेद से दूर रहना होगा, है ना। स्टीयर क्लियर का मतलब होता है दूर रहना। हम लोगों को इस मतभेद से दूर रहना होगा और हम लोगों को क्या ऐसा कंटेंट बनाना होगा जो कि बिल्कुल इंडियन लाइफ से रिलेट कर पाए। Where habit and speech, dress and manner, background and foreground blend into the harmonious whole। जहाँ पे ऐसा मूवी बनाना है जहाँ का जो स्पीच मतलब जहाँ का जो बोली है वो इंडिया से रिलेट कर पाए, ड्रेसिंग सेंस इंडिया से रिलेट कर पाए, जो बैकग्राउंड है वो इंडियन रिलेट कर पाए अच्छे से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में क्या है, इट इज़ ओनली इज़ अ ड्रास्टिक simplification of style and content that hope for the Indian cinema reside। और ये क्या बोल रहे हैं कि जो इंडियन सिनेमा है, अगर हम लोग चाहें एक अच्छा मूवी बनाना तो हम लोग बहुत सिंपल थीम्स को लेकर बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ एक बहुत ही अच्छा मूवी बना सकते हैं। एट प्रेजेंट इट वुड अपीयर द नियरली ऑल प्रिवेलिंग प्रैक्टिसेस गो अगेंस्ट सच अ सिंप्लीफिकेशन। लेकिन अभी जो हम लोग बाहर अमेरिकन सिनेमा को जो कॉपी करने लगे हैं उससे जो हमारा सिंप्लिसिटी है वो चला जा रहा है और अभी ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही है मूवी में जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब अमेरिका का जो कल्चर है वो बहुत, लेकिन अभी के टाइम का जो कंटेंट लोग डाल रहे हैं वो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इंडियन सोसाइटी को, ठीक है। और ये सारी बातें अभी के टाइम के नहीं हो रही हैं, ठीक है। ये सारी बातें सत्यजीत रे अपने टाइम की कर रहे हैं, मीन्स 1920 या तो 1910 मतलब 19 के जो बिगनिंग है उसका वो बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी का वो नहीं कर रहे। जब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री शुरू हुआ था और एक अच्छा खासा बिजनेस बन चुका था, उसके बाद जो वो मूवीज़ में जो सारी कमियां खामियां हैं वो उन सारी बातों के बारे में बात कर रहे हैं, अभी के बारे में नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पैरा में क्या लिखा हुआ है देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्टार्टिंग अ प्रोडक्शन विदाउट एडिक्वेट प्लानिंग। और वो क्या बोल रहे हैं कि जो प्लानिंग है, जो मतलब जो प्रोडक्शन है वो विदाउट किसी प्लानिंग के, जो मूवी है वो बिना किसी प्लानिंग के शुरू की जा रही है। समटाइम्स इवन विदाउट अ शूटिंग स्क्रिप्ट। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि स्क्रिप्ट ही नहीं होता है और मूवी शूट हो रही है, ठीक है। पेंशेंट ऑफ फॉर कॉन्वोल्यूशन, ठीक है, सॉरी, पेंशन फॉर कॉन्वोल्यूशन ऑफ प्लॉट एंड काउंटर प्लॉट रादर देन अ स्ट्रॉन्ग सिंपल अनडायरेक्शनल नरेटिव।
द प्रैक्टिस ऑफ सैंडविचिंग म्यूजिक नंबर इन द मोस्ट अनलिरिकल सिचुएशन। और वो क्या बोल रहे हैं कि मूवी स्टार्ट हो जा रही है बिना किसी प्लानिंग के, कोई स्क्रिप्ट रेडी नहीं होता है, कभी कभी प्लॉट्स पे ध्यान नहीं दी जाती हैं, उसके बाद जो नैरेटिव होता है वो उतने अच्छे से नहीं हो पाता है, और जो म्यूज़िक है बिल्कुल मतलब बिना किसी, जहाँ पे म्यूज़िक की ज़रूरत नहीं है वैसी जगहों पे म्यूज़िक डाल देना, या तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग म्यूज़िक ना डालना, ऐसी ऐसी यहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं। द हैबिट ऑफ शूटिंग इंडोर इन अ कंट्री, और जो मतलब जो इंडियन फिल्म्स होती थी, इंडियन सिनेमा जो होती थी, उस टाइम का बजट भी उतना ज़्यादा नहीं होता था, ठीक है। तो लोग क्या करते थे, इंडोर ही सारी मूवीज़ को वो शूट कर लेते थे, वो बाहर नहीं जाते थे, वो एक ही सेट में सेट बना लेते थे और वहीं पे वो सारी मूवी उनका जो बैकग्राउंड होता है वो सबको चेंज कर करके, कभी उन्होंने घर बना दिया वहाँ पे, तो कभी पहाड़ का लगा दिया, कभी नदी का लगा दिया, कभी बाग का लगा दिया, फूलों का जो बाग होता है वैसा वैसा सीन लगा के इंडियन फिल्म्स जो है शूट की जाती थी। तो वो क्या, जो ऑथेंटिसिटी होती है बैकग्राउंड की वो चली जाती है, ठीक है। तो ये सारी बातें वो बोल रहे हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एंड एट अ टाइम व्हेन ऑल अदर कंट्रीज आर टर्निंग टू द डॉक्यूमेंट्री फॉर इंस्पिरेशन। जो अदर कंट्रीज़ हैं वो डॉक्यूमेंट्री मूवीज़ बना रही है, इंस्पिरेशनल मूवीज़ बना रही हैं। उसके बाद क्या है, एंड दिस स्टैंड इन द वे ऑफ एवोल्यूशन ऑफ हर डिस्टिंक्टिव स्टाइल। और जो इंडियंस हैं उनके पास बजट ही नहीं है और वो बिल्कुल जैसी तैसी मूवीज़ बना दे रही हैं, जहां उनको बाहर जाकर मूवी बनाना चाहिए, अच्छे लैंडस्केप के साथ मूवी बनाना चाहिए, वो एक ही जगह पे मूवीज़ बना दे रहे हैं। और जो अदर कंट्रीज़ है वो बहुत ही अच्छी अच्छी इंस्पिरेशनल मूवीज़ बना रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट पैरा में क्या है, देयर हैव बीन रेयर ग्लिम्पसेस ऑफ an enlightened approach in a handful of recent films। और ऐसा मतलब जो अच्छी अच्छी मूवीज़ की जो झलक है वो आपको काफ़ी कम मूवीज़ में मिलेगी, ठीक है। उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। IPTA's धरती के लाल इज़ एन इंस्टेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग सिंपल थीम पुट ओवर विद स्टाइल। और वो क्या बोल रहे हैं कि एक मूवी का नाम वो लिख रहे हैं यहाँ पे, धरती के लाल, जो कि बहुत ही सिंपल थीम्स के साथ बनाया गया है, लेकिन उसका जो स्टाइल है, उसको जो लोगों के सामने प्रेजेंट करने का स्टाइल है, दिखाने का स्टाइल है, वो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद क्या है, ऑनेस्टी एंड टेक्निकल कॉम्पिटेंस। और उसमें जो टेक्निकल चीज़ों का है ना, वो सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। शंकर्स कल्पना एंड inimitable and highly individual experiment shown a grasp of filmic मूवमेंट एंड रिस्पेक्ट फॉर ट्रेडिशन। और एक और मूवी का नाम लिया गया है कल्पना, ठीक है। और वो क्या बोल रहे हैं, एन इनइमिटेबल, और इसका जो है कोई इमिटेशन नहीं कर सकते हैं ना, इसको कोई कॉपी नहीं कर सकता है। और ये एक बहुत ही इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट है, मतलब इसको कहीं से कॉपी भी नहीं किया गया है, कहीं से देखकर इसके थीम्स को नहीं लाया गया है। और ये बिल्कुल इंडियन जो ट्रेडिशन है उस पर ये बहुत अच्छे से बैठ रहा है, ठीक है। और ये इंडियन ट्रेडिशन को रिस्पेक्ट भी कर रहा है। यहाँ पे कुछ मूवीज़ की तारीफ़ की गई हैं, कौन कौन सी, तो धरती के लाल, और एक और मूवी का क्या नाम है, कल्पना, है ना। कहाँ पे लिखा हुआ है ये, यहाँ पे है IPTA's धरती के लाल। ये आप लोगों को इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को अंडरलाइन कर लेना है, एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन इसका, ये वाला और एक कल्पना, ठीक है, शंकराज कल्पना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको अंडरलाइन करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा इससे। उसके बाद क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट पैरा में, द रॉ मटेरियल ऑफ द सिनेमा इज़ लाइफ इट्सेल्फ। और अगर लोग बोलें कि हम लोगों को कंटेंट नहीं मिल रहा है, तो जो रॉ मटेरियल को हम लोग कंटेंट बोल सकते हैं सिनेमा के। अगर हम लोग बात करें उसके लैंग्वेज में तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर किसी भी फिल्म मेकर को कंटेंट लेना है या रॉ मटेरियल लेना है तो उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, उसको इंडियन कल्चर में, इंडियन का जो लाइफ है उसी में उनको एक बहुत ही अच्छा रॉ मटेरियल बोले तो कंटेंट मिल जाएगा। इट इज़ इनक्रेडिबल दैट कंट्री which has inspired so much painting, music and poetry। ये बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल है कि जो कंट्री जिसमें बहुत सारी अलग अलग तरीके की पेंटिंग, म्यूज़िक और पोइट्री काफ़ी ज़्यादा फेमस है, फेल टू मूव द फिल्म मेकर्स। और मतलब वो बोलना चाह रहे हैं कि जो इंडियन का जो कल्चर है वो बहुत ही रिच है इन टर्म्स ऑफ पेंटिंग, म्यूज़िक, पोइट्री, लेकिन फिर भी जो फिल्म मेकर्स है वो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। It has only to keep
इट हैज़ ओन ही हैज़, ठीक है, यहाँ पे ही हैज़ है, ही हैज़ ओनली टू कीप हिज आइज ओपन एंड ईयर्स लेट हिम डू सो। और ये बहुत ज़रूरी है कि जो इंडियन फिल्म मेकर्स है वो अपनी आँखें और कान को खुले रखें और चारों ओर देखें और समझें कि जो इंडियन फिल्म्स हैं उनको किसी भी बाहर के चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी बाहर से इंस्पिरेशन लेकर या कंटेंट लेकर लोगों को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया खुद ही इतना ज़्यादा रिच है इन टर्म्स ऑफ म्यूज़िक, कल्चर, पेंटिंग्स, आर्किटेक्ट की उनको खुद ही यहाँ पे काफ़ी सारे कंटेंट मिल जाएंगे, ठीक है, और वही इंडियन सोसाइटी के लिए सूटेबल भी होगा। तो गाइज दैट वाज इट, यही था चैप्टर। यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हो, ये आपके बुक में भी हैं। कुछ क्वेश्चंस भी हैं, जिसके क्वेश्चंस को हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।